स्वरा, स्वरा, तुम आ गई हो ना? देखो, देखो, झूठ मत बोलना। मुझे तुम्हारे पायल की मधुर आवाज सुनाई दे गई है। तुम जानती हो ना, तुम्हारे पायल की आवाज मेरे दिल की धड़कनों में बसी है, मुझे मदहोश कर देती है। मयंक, मयंक, मुझसे पहले तो ये पायल तुम्हें मेरे आने का संदेश दे देती है। अब आंखें खोलो, देखो, देखो, मैं तुम्हारे सामने ही हूँ। स्वरा, तुम्हारी पायल मुझे तुम्हारी ओर और भी ज्यादा आकर्षित करती है। तुम्हारा मीठा स्वर मेरे कानों में चाशनी घोल देता है। स्वरा, स्वरा, तुम आने में जरा भी देर मत किया करो। तुमसे दूर रहना मेरे लिए एक सजा है, सजा। और जब तुम मेरे पास होती हो तो हर डर, हर तकलीफ खुद ब खुद खत्म हो जाती है। तुम मेरा सुकून हो, सुकून। मयंक की ये बातें सुनकर स्वरा का प्रेम मयंक के लिए और गहरा हो जाता है। तब वो कहती है, हाँ मयंक, मैंने भी तुमसे प्रेम करके खुद को खो दिया है। हर पल, हर घड़ी सिर्फ तुम्हारा एहसास मेरे करीब होता है। तुम्हारे विचार, तुम्हारा बात करने का तरीका मेरी ताकत है। स्वरा, वो जो सामने नदी और सुंदर फूल खिले हैं ना, हम वहीं पर अपना छोटा सा घर बनाएंगे। सूरज की पहली किरण हमारे घर पर पड़ेगी और चांदनी रात में हम ढेर सारी बातें करेंगे। हाँ मयंक, हम अपना घर दोनों मिलकर बनाएंगे और फूलों से सजाएंगे। स्वरा, मैंने तुमसे कहा था ना कि वो जो हमारे गांव के पीछे जो काली पहाड़ी है, वो हम जैसे प्रेमियों के लिए वरदान है, वरदान। कहते हैं जो भी प्रेमी प्रेमिका उस पहाड़ी के 3 चक्कर लगा लेते हैं, उनका प्रेम अमर हो जाता है और वो 7 जन्मों के लिए, हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाते हैं। हाँ मयंक, मैंने भी सुना है। कहते हैं जो भी उस पहाड़ी के चक्कर लगाता है, उनका प्रेम और भी गहरा हो जाता है। लेकिन मयंक, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो भी वहाँ जाता है वो वापस कभी नहीं आता। हम नहीं जाएंगे वहाँ पर। ये तो सारी अफवाहें हैं। गांव वाले तो कुछ भी बोलते हैं। हम तो सच्चा प्रेम करते हैं, तो हम तो जरूर जाएंगे और अपना प्रेम अमर बनाएंगे। तो ठीक है, हम कल सुबह जाएंगे। तुम सुबह जल्दी आ जाना। इतना कहकर स्वरा और मयंक अपने अपने घर चले जाते हैं। तब पेड़ के पीछे से स्वरा की बहन अदिति निकलती है और कहती है, अच्छा, तो अब ये दोनों काली पहाड़ी पर जाने की योजना बना रहे हैं। लेकिन स्वरा, तुम नहीं जा पाओगी। तुम जानती नहीं, तुमसे ज्यादा, बहुत ज्यादा मैं मयंक से प्रेम करती हूँ। कल तुम नहीं, मैं मयंक के साथ जाकर काली पहाड़ी के 3 चक्कर लगाऊंगी। और मेरी प्यारी बहन, तुम्हें तो ये भी नहीं पता, जो प्रेमी प्रेमिका चक्कर लगा लेते हैं, वो आगे पीछे का सब भूलकर केवल जो साथ में होता है उसी के हमेशा के लिए हो जाते हैं। तो मेरी प्यारी स्वरा, अब तो तुम मयंक को भूल ही जाओ, क्योंकि कल वो मेरा हमेशा के लिए मेरा होने वाला है। अगली सुबह। स्वरा, स्वरा, आज तुम ये घूंघट डालकर क्यों आई हो? मुझे तो तुम्हारा चेहरा ही नहीं दिख रहा, और आज से पहले तुमने ऐसा कभी करा भी नहीं है। क्या बात, मुझसे शर्मा क्यों रही हो? तब स्वरा उसके हाथ में एक चिट्ठी देती है। अच्छा, तो अब हम चिट्ठियों से बातें करेंगे। चिट्ठी में लिखा होता है कि जब तक हम काली पहाड़ी के 3 चक्कर नहीं लगा लेंगे, तब तक
मैं कुछ बोलूंगी भी नहीं और घूंघट भी नहीं हटाऊंगी। अच्छा बाबा, अच्छा। आज तक मैंने तुम्हारी कोई बात टाली है क्या? तुम्हारी ये इच्छा भी सर आंखों पर। क्या अब चले काली पहाड़ी पर? अब मयंक और स्वरा काली पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं और 3 चक्कर लगाने लगते हैं। सूरज भी दस्तक देने लगा था। सुबह की हल्की हल्की ठंड मौसम को और ज्यादा खुशनुमा बना रही थी। उनके 3 चक्कर पूरे हो जाते हैं। तब मयंक कहता है, स्वरा, स्वरा, अब तो हमने 3 चक्कर भी लगा लिए। अब तो अपना सुंदर चेहरा दिखा दो। मैं तुम्हारा चेहरा देखे बिना बेचैन हो रहा हूँ। अब स्वरा अपना घूंघट हटाती है तो मयंक देखता है कि वो स्वरा नहीं है। तब तुम कौन हो? तुम तो मेरी स्वरा नहीं हो। और तुम मेरे साथ यहाँ तक कैसे आई? और स्वरा कहाँ है? मयंक, मैं अदिति हूँ, स्वरा की छोटी बहन। मैं तुम दोनों को रोज मिलते हुए देखती थी और तुम्हारी सारी बातें सुनती थी। लेकिन मयंक, जितना प्रेम तुमसे स्वरा करती है, मैं उससे भी ज्यादा, बहुत ज्यादा तुमसे प्रेम करती हूँ। इसलिए मैंने तुम्हारे साथ इस काली पहाड़ी के 3 चक्कर लगा लिए। अब दुनिया की कोई भी ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। लेकिन मैं तो तुमसे प्रेम ही नहीं करता। और तुमने अपनी सगी बहन के साथ ये खेल खेला। तुम्हें जरा सी भी लज्जा नहीं आई? और पहले तुम मुझे ये बताओ कि मेरी स्वरा कहाँ है? अब इतना कहते हुए मयंक को चक्कर आ जाता है। अब अदिति अपने आप से कहती है, अब तो मयंक, तुम स्वरा और उसकी सारी बातें भूल जाओगे और हमेशा हमेशा के लिए सिर्फ मेरे हो जाओगे। अब मयंक को होश आ जाता है और वो पिछली सारी बातें भूल चुका था। अदिति, हमने काली पहाड़ी के 3 चक्कर लगा लिए हैं, तो अब हम जल्दी विवाह कर लेंगे। हाँ मयंक, अब हम जल्द से जल्द विवाह कर लेंगे। अब इतना कहने के बाद मयंक और अदिति अपने अपने घर चले जाते हैं। तब अदिति, तुम कहाँ गई थी बाहर से दरवाजा बंद करके? तुम मुझे कैद क्यों कर गई थी? मुझे सुबह किसी काम से बाहर जाना था। स्वरा दीदी, तुम्हारा जरूरी काम तो मैं कर आई। मैंने सोचा आपको इतनी तकलीफ क्यों दूं? क्यों ना मैं ही आपका जरूरी काम पूरा कर दूं। आपको मयंक के साथ काली पहाड़ी के 3 चक्कर लगाने थे ना, वो तो मैं लगाया ही। तुमने किया, मैंने किया, बात तो एक ही है ना। केवल इतना फर्क हो गया कि तुम्हारा प्रेमी अब मेरा प्रेमी बन गया। स्वरा की दिल की धड़कनें तेजी से चलने लगी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी दुनिया खत्म हो गई है और उसके हाथ से सब कुछ फिसल रहा है। अदिति, ये तुम क्या कह रही हो? मेरा मयंक मुझसे बहुत प्रेम करता है और वो कभी भी मुझे धोखा नहीं देगा। अगर ऐसा लगता है तो तुम एक बार मयंक से मिल क्यों नहीं आती? जरा कोशिश करके देखो कि मयंक अब किसका है, तुम्हारा या मेरा। अब स्वरा मयंक से मिलने उसके घर जाती है। तब दरवाजे को खटखटाती है। उसका दिल बार बार उसकी वही आवाज को सुनने के लिए तरस रहा था कि दरवाजा खोलते ही मयंक उसे देखकर स्वरा की मधुर वाणी उसके कानों में चाशनी खोल देगी। तभी मयंक दरवाजा खोलता है और उसकी तरफ देखता है और कहता है, कौन है आप? और
किससे मिलने आई हो? मयंक का ऐसा व्यवहार देखकर स्वरा हैरान हो जाती है और उसकी आंख में आंसू आ जाते हैं और अपने मन में कहती है, जिन आंखों में हमेशा मेरे लिए प्यार था, आज वो आंखें मुझे भूल गई हैं। जिस इंसान की छोटी से छोटी बात मुझे याद है, वो आज मुझे अजनबी नजरों से देख रहा है। स्वरा के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी, उसका सब कुछ छीन चुका था। इतनी बड़ी दुनिया में वो अपने आप को अकेला महसूस कर रही थी। अरे सोच क्या रही हो? बोलती क्यों नहीं कि तुम्हें किससे क्या काम है? कौन हो तुम और तुम्हारा क्या नाम है? मयंक, तुमने मुझे नहीं पहचाना। मैं तुम्हारी स्वरा हूँ, स्वरा। हम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे। तुम्हारी वो प्यार भरी बातें अब तक मेरे कानों में खनक रही है। तुम मेरे बगैर जिंदगी का एक भी पल नहीं गुजारना चाहते थे और तुम आज मुझे ही नहीं पहचान रहे। कौन स्वरा? मैं तो तुम्हें नहीं जानता। मैं तो केवल अपनी अदिति से प्रेम करता हूँ और जल्द ही हम दोनों विवाह करने वाले हैं। तुम्हें शायद गलतफहमी हुई होगी, तुम किसी और को ढूंढ रही हो। मैं तो तुम्हारा मयंक नहीं हूँ। अब स्वरा अपने घर जा रही होती है, तब रास्ते में वो अपने आप से कहती है, मयंक, आज तुमने मेरा दिल ही नहीं तोड़ा, मेरे अंदर का भरोसा करने की हिम्मत भी खत्म कर दी। तुमने मुझसे कितने वादे किए थे, मैंने तुम्हारे साथ कितने सपने देखे थे। वो तुम्हारे सारे वादे, तुम्हारी सारी बातें आज मेरे कानों में जहर घोल रहे हैं। आज मैं एकदम टूट गई हूँ। अब मैं किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकती। तब रास्ते में ही स्वरा की बहन अदिति मिलती है और वो कहती है, क्या हुआ स्वरा दीदी, मिल आई अपने प्रेमी से? क्या बोला आपका मयंक? आपको पहचाना या नहीं? और वो तुमसे ही प्रेम करता है ना? अदिति, तुमने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। मैं तो तुमसे कितना प्रेम करती थी। अगर तुम्हें मयंक पसंद भी था तो एक बार, सिर्फ एक बार तो मुझसे कहकर देखती। मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, तुम्हारे लिए अपनी जान तक दे देती और मयंक और तुम्हारा विवाह करवा देती। अब इतना बोलकर स्वरा आगे चलती हुई एक नदी के पास पत्थर पर बैठ जाती है। ये क्यों हुआ मेरे साथ? मैंने तो कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा। अपनी छोटी बहन को खुद से भी ज्यादा प्रेम किया और उसी ने मुझे धोखा दिया। अब मैं जीकर क्या करूंगी? मेरा कोई भी नहीं है इस दुनिया में। मैं उस काली पहाड़ी पर जाकर अपनी जान दे दूंगी। स्वरा इतना सोचकर काली पहाड़ी की ओर जाती है। चलते चलते शाम हो जाती है। तब वो वहां पहुंच जाती है और ऊपर से कूदकर जान देने ही वाली होती है। तब पहाड़ी के अंदर से आवाज आती है, रुक जाओ, रुक जाओ, ये तुम क्या कर रही हो? मरना क्यों चाहती हो तुम? कौन बोल रहा है? पहले तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। मैं स्वरा हूँ। मुझे मेरी छोटी बहन और मेरे प्रेमी ने धोखा दिया है। मेरी छोटी बहन अदिति ने धोखे से मेरे प्रेमी मयंक के साथ इस पहाड़ी के 3 चक्कर लगा लिए और अब वो मुझे भूल गया है और दोनों जल्दी विवाह करने वाले हैं। तो तुम्हें क्या लगता है, यूं मरने से तुम अपने मयंक को अपना बना पाओगी? अगर तुम अपनी जान दे दोगी
तो मयंक को सच्चाई का पता कैसे चलेगा, क्योंकि वो तो निर्दोष है। तो अब मैं क्या करूं? वो मुझे कैसे याद करेगा? 200 वर्ष पूर्व मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। तब मैंने भी तुम्हारी तरह जान देकर अपनी जिंदगी खत्म कर ली थी। तब से मैं ही जो भी प्रेमी प्रेमिका यहाँ चक्कर लगाते हैं उनको 7 जन्मों का वरदान देती हूँ, लेकिन तुम्हें अपनी जिंदगी नहीं खोने दूंगी। तुम्हारी मदद करके मेरी आत्मा को भी शांति मिलेगी। जब वो दोनों प्रेम की बातें कर रहे हो तब तुम अपनी ऐसी कोई वस्तु जिससे उससे बहुत प्रेम था उसी तरह याद दिलाओ। वो वापस अपने भूतकाल में आ जाएगा। मैं तुम्हारी बहन को भी उसके बुरे कर्म का फल अवश्य दिलवाऊंगी। आप सच कह रही हैं? मुझे मेरा मयंक मिल जाएगा? अब स्वरा सोचने लगती है कि मैं कैसे मयंक को पुरानी बातें याद दिलाऊं, तो उसे अपनी पायल याद आ जाती है। अगली सुबह। तब अगले दिन जब अदिति और मयंक पेड़ के नीचे बात कर रहे थे, तब अदिति, तुमसे मैं बहुत प्रेम करता हूँ। तभी मयंक के कानों में स्वरा की पायल की मधुर आवाज गूंजने लगती है और उसे स्वरा की झलक भी दिखाई देती है। उसे हर जगह स्वरा ही स्वरा दिखाई देती है। ये कैसी आवाज है? और ये मेरे कानों को मदहोश कर रही है। कौन है वहाँ? अभी कौन था? और ये मेरे कानों में कैसी आवाज बज रही है? अब मयंक अपने दोनों हाथ अपने कानों पर रख लेता है। क्या हुआ मयंक? तुम ये क्या कर रहे हो? क्या हो गया तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? तुमने अपने दोनों हाथ कानों पर क्यों रख लिए? मयंक अदिति का जवाब देता उससे पहले ही फिर से मयंक के कानों में पायल की आवाज एक बार फिर गूंजती है। अब मयंक को स्वरा के पैरों में पहनी हुई पायल दिखाई देती है और अब उसे सामने स्वरा फिर से दिखाई देती है। वो उसको पहचानने की कोशिश करता है कि वो कौन है। तभी उसे स्वरा की आवाज सुनाई देती है। मयंक, मयंक, देखो देखो मैं आ गई। मेरी ये पायल मेरे आने से पहले तो तुम्हें ये संदेश दे देती है कि मैं आ गई हूँ। मेरी ये पायल तुम्हें मदहोश कर देती है ना मयंक? इतनी बातें सुनते ही मयंक को सभी अपनी पुरानी बातें याद आ जाती है। उसे स्वरा के पैरों में पहनी हुई पायल की धुन से लेकर उसे अदिति ने कैसे मूर्ख बनाकर प्रेम जाल में फंसाया, उसे वह सभी पुरानी बातें याद आ जाती है। तब वो कहता है, स्वरा तुम कहाँ हो? मैंने तुम्हें पहचान लिया। मुझे तुम्हारे पायल की आवाज हमेशा से आकर्षित करती रही है। स्वरा मुझे तुम्हारी सारी बातें याद आ गई है। अब दोनों एक दूसरे के सामने थे। आसमान हल्के सुनहरे रंग में रंग चुका था। ठंडी ठंडी हवाएं पेड़ों की शाखाओं को छूने लगी थी। नदी के किनारे फैली हुई हरियाली जैसे किसी प्रेम कहानी को दोबारा से नई शुरुआत देखने को रुक सी गई थी। वही चेहरे, वही आंखें, लेकिन इस बार शिकायतें नहीं थी, सिर्फ एक सुकून था, जैसे बिछड़ने का दर्द आखिरकार खत्म हो चुका था। अब स्वरा हल्की सी मुस्काई और कहने लगी, मयंक, शायद हमें दूर जाना जरूरी था ताकि हम समझ सके कि हमारी जगह कहीं और नहीं, बस एक दूसरे के पास है। हाँ स्वरा, मैंने तुम्हें खोकर जाना कि दुनिया की सबसे बड़ी सजा वो होती है जब इंसान अपने ही प्यार से दूर हो जाए। स्वरा हंसी और कहने लगी, अब फिर से मुझे भूल मत जाना। अब मयंक ने उसका हाथ थाम लिया और कहने लगा, अब अगर किस्मत भी हमें अलग करना चाहेगी
तो मैं किस्मत से भी लड़ जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें भूलने की गलती कभी दोबारा नहीं करूंगा। अब डूबता हुआ सूरज, बहती हवा, चिड़ियों की आवाज सब उनके मिलने की खुशी के गवाह बन गए थे। अब जैसे जैसे मयंक को पुरानी बातें याद आ रही थी, वैसे ही अदिति का भेद खुलने लगा और उसके शरीर का रंग धीरे धीरे काला पड़ने लगा। तब अदिति कहती है, अरे अरे ये क्या हो रहा है? मेरा रंग काला क्यों हो रहा है? स्वरा दीदी मुझे माफ कर दो। मयंक तुम भी मुझे माफ कर दो। मैं तुम दोनों को अलग करना चाहती थी, शायद इसलिए मुझे इसकी सजा मिल रही है। हे ईश्वर, मुझे माफ कर दो, अब मैं कभी ऐसा कार्य नहीं करूंगी। इतना कहकर अदिति रोने लगती है। तब स्वरा कहती है, अदिति मेरी बहन, तू रो मत। तुम्हें सही समय पर अपनी गलती का एहसास हो गया है और जो तुम्हारा रंग काला हो गया है वो भी ठीक हो जाएगा। मुझे लगता है काली पहाड़ी ने ये सब किया है। काली पहाड़ी? आप ये कैसे कह सकते हो कि उन्होंने ये किया है? हाँ अदिति, जितना मैं समझती हूँ अवश्य काली पहाड़ी ने ही किया है, क्योंकि मुझे और मयंक को मिलाने में भी उन्होंने ही मदद की है और काली पहाड़ी ने ही मयंक को सारी पुरानी बातें याद दिलाई है। हम सभी अभी वहाँ काली पहाड़ी पर जाएंगे और तुम्हारे लिए उनसे प्रार्थना करेंगे, वो तुम्हें पहले की तरह ठीक कर देंगी। अब मयंक, स्वरा और अदिति काली पहाड़ी पर जाकर उनसे विनती करते हैं। तब मुझे माफ कर दीजिए, मैं अब कभी भी ऐसा कार्य नहीं करूंगी जिससे किसी को भी दिल में ठेस पहुंचे। मेरा रंग काला हो गया है, कृपया इसे पहले की तरह ठीक कर दे। तुमने अपनी गलती मान ली है, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारा रंग वापस देती हूँ और मयंक और स्वरा, तुम्हें मैं 7 जन्मों तक एक दूसरे का साथ रहने का वरदान देती हूँ। इतना कहने के बाद काली पहाड़ी की आत्मा को शांति मिल जाती है और अदिति का रंग फिर से पहले जैसा हो जाता है और चारों तरफ खुशियां फैल जाती है। तभी वहीं ईशान आता है और कहता है, अदिति मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन मैं तुमसे कभी ये कह नहीं पाया। मुझे डर था कि तुम शायद मेरे प्रेम को स्वीकार ना करो, लेकिन आज मैं हिम्मत करके कहता हूँ कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? हाँ ईशान, हाँ, मैं तुमसे विवाह करूंगी। मुझे भी कई बार लगा था कि तुम मेरी तरफ आकर्षित हो, लेकिन मैं हमेशा तुम्हें नजरअंदाज करती रही। मैं आज तुमसे कहना चाहती हूँ कि मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ।